फिर चुनाव से संबंधित मुद्दा अधिक्षण। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मतदाता सूची से तैयार करना। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ रवीश कुमार। आसिम खैनी चाह सर माइक ले लीजिए। यहाँ देखो, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 राजनीतिक पार्टियां को मान्यता देगा कौन? निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित है आबादपूर्ण वातावरण, ऐसा वातावरण निर्वाचन आयोग बनाएगी कि किसी भी पार्टियों को भय ना लगे चुनाव के समय। दूसरा है कि कोई भी आदमी बिना डर के वोट देने जा सके, तो ये कौन करता है? निर्वाचन आयोग। आप देखते हो कि पुलिस को इतना पावर मिल जाता है कि आदमी को दौड़ाने लगती है चुनाव के दिन में, तो उसको ये पावर कौन देता है? निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन आयोग को सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र बना देती है और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का क्या मतलब है? जिसका संविधान में उल्लेख हो वो होगी संवैधानिक संस्था। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के नियमों के अनुसार बनाया गया है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से संबंधित मुद्दे पर पूरी आज़ादी देगी। आबादपूर्ण वातावरण बनाएगी, यानी ऐसा वातावरण भय मुक्त हो, चुनाव भी आसानी से हो सके, लोग वोट भी दे सके। अधिक्षण यानी चुनाव से संबंधित सारे मुद्दे का निपटान निर्वाचन आयोग खुद करेगी। निर्देशन यानी बीच में कोई भी नहीं आएगा। जैसे कोई भी अधिकारी आईएएस चला गया, निर्वाचन हो रहा है, तो आईएएस के पावर वहाँ पे सीज हो जाते हैं। यानी निर्वाचन आयोग अपने कार्य का अधिक्षण, निर्देशन सारी चीज़ें करेगा। कोई भी अधिकारी बीच में टांग नहीं अड़ा सकता है। यहाँ तक कि सारे प्रशासनिक अधिकारी जो भी वहाँ नियुक्त किए जाते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से ही किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का मतलब एक संस्था है, और ये संस्था क्या करती है कि चुनाव के समय में कुछ अधिकारियों को अपने हिसाब से सेलेक्ट करती है। इस निर्वाचन आयोग के लिए कुछ दिन आईएएस भी काम करेगा, आईपीएस भी काम करेगा, दरोगा भी काम करेगा, सिपाही भी काम करेगा, सारी संस्थाएं काम करेगी। लेकिन निर्वाचन आयोग के अपने जो सदस्य हैं वो 4 ही सदस्य हैं। यानी निर्वाचन आयोग जो संस्था है वो 4 सदस्यों की संस्था है। वक्त पड़ने पर सरकार के किसी अधिकारियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। यानी वो जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ना कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी। लेकिन चुनाव के समय में ये जिस भी संस्था को चाहे अपने नियंत्रण में ले सकता है, इसीलिए ये गाड़ी भी पकड़ लेता है। निर्वाचन आयोग के समय देखो, गाड़ी पकड़ के किसके लिए लेके चला गया? चुनाव से संबंधित मुद्दों के लिए। कि सिपाही ढो रहा है, गाड़ी पकड़ लिया, बस पकड़ लिया, ट्रैक्टर पकड़ लिया, ऐसा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब दूसरी चीजें हैं कि निर्वाचन आयोग का एज होगा यहाँ पे जो 65 साल, चेंज अपने हो जाता है, 65 साल होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, फिर चेंज हो जाएगा क्या? यहाँ पे एज होगा 65 साल या 6 साल। यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि इसके अन्य सदस्य जो होंगे उसका एज होगा 62 साल। यही ट्विस्ट है कि और जो अन्य जो इसके निर्वाचन आयोग के अंदर जो काम करने वाले जो अधिकारी होंगे, जो सदस्य होंगे, टोटल 4 जो सदस्य है, उनमें से उसका जो एज होगा मैक्सिमम कितना होगा? 62 साल। और इसका कितना होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 65 साल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा 65 साल होगा, 6 साल मैक्सिमम अपने पोस्ट पर रहेगा, अन्य रहेगा 62 साल। दूसरा है, नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्त व शपथ राष्ट्रपति। अब यहां पे है कि कौन व्यक्ति निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। यहां पे सवाल है, क्या नेता बनेगा? यहां पे बनेगा संघ लोक सेवा आयोग के
नियुक्त व शपथ राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के संबंधित अधिकारियों को संघ लोक सेवा या राज्य सेवा, यहां पे संबंधित अधिकारी या राज्य सेवा, संघ लोक सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र। यहां जो व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त या किसी भी पोस्ट पर जाएगा, ये भारत सरकार के पद से आया हुआ होगा, ना कि राजनीतिक पद से। कोई भी राजनेता, जैसे कल लालू यादव बोले कि हम बनेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नहीं बन सकते। भारत सरकार का सबसे बड़ा पद है भारत सरकार सचिव। जब आदमी सचिव पे जाता है तो इसको सचिव ही बोलते हैं, मुख्य। अब चाहे यहाँ पे जा करके क्या बन गया, निर्वाचन आयोग का मुख्य अधिकारी बन गया, मुख्य सचिव बन गया। सचिव अलग अलग विभाग के सचिव होते हैं, तो निर्वाचन आयोग के भी ये सचिव ही कहलाते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और ये कहाँ से आया होगा, सरकार के सरकारी पद से आया हुआ व्यक्ति होगा, जो सरकार के नियंत्रण में होते हुए भी सरकार से ये क्या होगा, स्वतंत्र होगा। क्योंकि कोई खास पार्टी से आएगा तो किसी खास पार्टी को ये संरक्षण देने लगेगा, और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था का मतलब है इस पर किसी का जोर नहीं है। संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही किसी भी पार्टियों की मान्यता रद्द करने के लिए जिम्मेदार है। अब जो संस्था किसी पार्टी को ही खत्म कर सकती है, इतना पावर है इसके पास, वो किसी खास पार्टी के लिए काम करेगी तो देश में भ्रष्टाचारी होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इसको बनाया गया है स्वतंत्र संस्था। लेकिन भारत में निर्वाचन आयोग किसी खास सत्ताधारी दल के प्रति झुकाव रख के काम करती है, इसीलिए भारत में लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी जनता के द्वारा चुने जा ही कहाँ रहे। ईवीएम घोटाला, वीवीपैट अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। निर्वाचन आयोग 324 मुख्य न्यायाधीश 65 साल या 6 साल, अन्य न्यायाधीश 62 साल या 6 साल। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से संबंधित वातावरण कौन बनाएगी, निर्वाचन आयोग। अधीक्षण यानी चुनाव लगा हुआ आया, आंसर जाएगा निर्वाचन आयोग। नियुक्ति व शपथ कौन, राष्ट्रपति। आदमी कहाँ से आएगा, सरकारी पद से, संघ लोक क्षेत्र से, राज्य सेवा क्षेत्र से, यानी प्रमोशन हाई हो गया, आदमी खतरनाक था तो भी वो पोस्ट पर जा सकता है। कोई राजनीतिक पार्टियां इस पद पे नहीं जा सकती, ये है एक्सेप्टेड। और ये कॉमन सेंस भी है कि कोई राजनीतिक पार्टियां अगर इस पद पे जाएगी तो भ्रष्टाचार आम हो जाएगा। दूसरा है स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इस पर कोई भी अपना दोष नहीं जमा सकता। अब आगे है कि निर्वाचन आयोग अपने स्वतंत्र आबादपूर्ण वातावरण के लिए सारी चीजें खुद डिसाइड करती है। पहली चीजें कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग पारूर विधानसभा क्षेत्र, पारूर विधानसभा 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग पारूर विधानसभा क्षेत्र 1982 केरला में किया गया, यूज किया गया। फिर 1999 में पूरा लोकसभा चुनाव ही कराया गया ईवीएम से। भारत में लोकसभा चुनाव पूर्ण रूप से ईवीएम पर कब करवाया गया, 1999। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो ये है। और आज क्या किया गया है, ये ईवीएम को और दुरुस्त बनाने के लिए ईवीएम को वीवीपैट से कनेक्ट किया गया है। वीवीपैट नाम सुने हो, तो ये हो गया, इसके साथ प्लस किया गया है अटैच्ड। ईवीएम प्लस वीवीपैट के साथ भारत सरकार के निर्वाचन आयोग आज चुनाव करवा रहे हैं। तो ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, पारूर विधानसभा क्षेत्र 1982। पूरी तरीके से लोकसभा का चुनाव ईवीएम पर आधारित कब किया गया, ईवीएम पर 1999 में पूरा चुनाव ईवीएम मशीन पे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज ईवीएम को वीवीपैट के साथ जोड़ा गया है, का साथ में उसके पास एक डाटा रहता है ईवीएम में कि व्यक्ति ने वोट दिया और किसके पक्ष में वोट गया, उसी में वीवीपैट मशीन यूज किया गया है। तो ईवीएम को वीवीपैट से कनेक्ट किया गया समथिंग 2013 के आसपास। तो आज जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एम 3rd जनरेशन का,
एम थर्ड जनरेशन का है, वीवीपैट के साथ युक्त है, समथिंग 2013 के आसपास इसको क्या किया गया, संलग्न। आज हमारे पास जो निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है वो ईवीएम प्लस वीवीपैट यानी दो मशीन के साथ संलग्न है। ईवीएम एक मशीन है, वीवीपैट उसमें यूज किया गया कागज है। पहले क्या होता था कि ठप्पा लगा के डालते थे, आप ठप्पा नहीं लगाते, वो ईवीएम वीवीपैट से लैस है, ऑटोमेटिक कर लेता है। जैसे वीवीपैट ही तो काउंटिंग करता है, वो आपकी पहचान को रखता है। ईवीएम क्या करता है, ईवीएम एक मशीन है जो आपके डाटा को रखता है। वीवीपैट कमांड देता है, और वीवीपैट क्या है, उसमें एक सूचना का संग्रह है। जैसे आप दबाए ना, एक पर्ची कट के गिर जाती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो एक पर्ची आपके नाम की गिर गई कि आप किसको वोट दिए, तो पर्ची वीवीपैट है वहाँ पे, और ईवीएम एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का प्रयोग पारूर विधानसभा केरला में 1982, 1999 में लोकसभा में पूरी तरीके से ईवीएम का यूज किया गया, लेकिन वीवीपैट बाद में लगा दिया गया। लोग के जब वोट चोरी का अंदेशा हुआ तब इसमें क्या लगा दिया गया कि वीवीपैट लगा दिया गया। वीवीपैट से मैं वोट देते हो काउंटिंग के लिए वो क्या करती है, एक दस्तावेज नीचे गिरा देती है, एक दस्तावेज नीचे गिरा देती है। एम थर्ड जनरेशन का ईवीएम है। अब आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र आबाद पूर्ण लोगों का मतलब चुनाव करवा सके, लोकतंत्र को बनाए रख सके। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समय समय पर क्या करती है कि अपने दस्तावेजों में चेंजिंग लाती है। निर्वाचन आयोग क्या की, 1993 से पहचान पत्र में फोटो लगा दी। पहचान पत्र भी किसके नियंत्रण में आता है, निर्वाचन आयोग के। आपको पोर्टल भी निर्वाचन आयोग का ही खोलना पड़ेगा। तो पहचान पत्र में फोटो लगाया, यानी फोटो युक्त पहचान पत्र कब लागू किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, 1993 में। 1993 में फोटो युक्त पहचान पत्र लाया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि कोई भी आदमी होगा उसके पहचान पत्र में उसकी फोटो होगी, और ये फोटो भी डिसाइड करेगा कौन, निर्वाचन आयोग। इसीलिए निर्वाचन आयोग पे आज राहुल गांधी हाथ उठाए हुआ है कि निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की। जब निर्वाचन आयोग के पूरे अधिकार क्षेत्र में आता है पहचान पत्र बनाना, फोटो सेटिंग करना, मतदाता सूची तैयार करना, तो फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी कहाँ से आई। बच्चों की जगह बूढ़ों का फोटो लगा देते हो, बूढ़ों की जगह बच्चे का फोटो लगा देते हो, और इससे क्या हुआ, एक मतलब क्या हो गया कि बूढ़ी बूढ़ी औरत सब पर बच्चा वोट दे रहा है, और बूढ़ी औरत मर गई। और ये सारे बच्चे किसके हैं, बीजेपी के। यहाँ से हो गया, स्कूल से पकड़ पकड़ के बच्चा लेके जाता है। तो यहीं पे हो गया फोटो युक्त पहचान पत्र में गड़बड़ी, एक एक नाम पे ढेरी मतदाता सूची निकाल देता है, रजिस्टर कर देता है, और किसी के गांव का आधा गांव नहीं आया मतदाता सूची। तो यहाँ पे मतदाता सूची तैयार करना, अधीक्षण निर्देशन और वोटर केंद्रों का निरीक्षण करना, ये सब किसके नियंत्रण में आता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई भी अधिकारी टांग नहीं अड़ाएगा। ये स्वतंत्र संस्था है, तो उसको सस्पेंड करने का भी अधिकार है, वो डीएम तक को सस्पेंड कर सकता है निर्वाचन आयोग। उस दिन इतना पावर में होता है वो। उस दिन वो क्या करता है, विधायक को भी दौड़ा दौड़ा के मारता है। देखते हो कमांडो सब छोटे से पोस्ट पे है, दौड़ा रहा है, भागता है लोग, क्योंकि वो चाहता है एक स्वतंत्र, जैसे एग्जाम हॉल में कोई नहीं चाहता कि उसका सेंटर लीक हो, वैसे निर्वाचन आयोग भी नहीं चाहता है उस क्षेत्र का, क्योंकि हर क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं, पूरे के पूरे टीम ही सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे है लोकतंत्र 1993 में पहचान पत्र फोटो युक्त। लोकतंत्र को बेहतर बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बनाए रखने में, और अगर निर्वाचन आयोग अच्छे से तरीके से काम नहीं करेगा तो भारत में राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार कौन है, चुनाव। तो लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार कौन है, चुनाव। तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं की पॉइंट, चुनाव जिम्मेदार है लोकतंत्र के लिए। वालेकुम सलाम। लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार है चुनाव, और अगर चुनाव सही तरीके से नहीं होगा तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे जो जरूरी चीज वो क्या है, चुनाव है। और जब तक जनता क्या होगी, प्रत्यक्ष तरीके से अगर भाग ले रही है, तो यानी लोकतंत्र का जो ध्येय है वो है क्या, प्रत्यक्ष। इसीलिए कभी कभी जो है ना राष्ट्रपति पर सवाल उठता है कि हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का ध्येय है, और राष्ट्रपति जैसा सबसे बड़ा पद वो प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित हो जाता है।
क्योंकि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है और उसमें जनता की कोई भूमिका ही नहीं है क्या? नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, चुनाव में वोट देते हैं। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति में भी लोकसभा राज्यसभा वोट देके मेंबर को बुला लेते हैं। इसलिए देश का सबसे बड़ा नागरिक जो लोकतंत्र का हल्ला करता है वो भी प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करके नहीं आता। इसलिए चुनाव लोकतंत्र का ध्येय हो गया क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन। डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका कैसा आया है। तो यहाँ निर्वाचन आयोग कितना अनुच्छेद? 324। मुख्य निर्वाचन आयोग 65 साल, अन्य कितना? 62 साल। चुनाव से संबंधित सारे मुद्दे का निपटान कौन करेगी? निर्वाचन आयोग। चाहे मतदाता सूची तैयार करना हो या कहीं पे वोट सेंटर बनाना हो, निर्देशन, मतदाता सूची अधीक्षण, आबादपूर्ण वातावरण कि वो ही डिसाइड करेगा। पूरा गांव खाली करवाना चाहे तो पूरा गांव खाली करवा सकता है, रोड रोकवाना चाहे तो रोड करवा सकता है, वो पूरा आज़ादी उसके पास होता है। स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो कहेगा निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग एक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है, संविधान के द्वारा बनाया गया। जो संस्था संविधान में मेंशन है अनुच्छेद 324, यानी ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। जैसे आप सुने होंगे नीति आयोग, संवैधानिक संस्था नहीं है। उसको क्या बनाया गया है? आर्थिक व्यवस्था के लिए बनाया गया है ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जिस चीज का उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक संस्था है। ईवीएम का प्रयोग पारूर विधानसभा केरला में पहली बार किया गया। देखते हैं क्या हाल रहता है। ठीक ठाक रहा। 1999 में पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही करा दिया गया ईवीएम से। अभी जो ईवीएम है वो अकेली ईवीएम नहीं है, वीवीपैट के साथ अटैच्ड है। लगभग 13 के आसपास किया गया। एम थर्ड जनरेशन का मशीन है। जनरेशन अलग अलग होता है। जैसे गाड़ी अभी V6 आई है, V5 आई थी, V4 आई थी। देखियो अलग अलग तरीके के मॉडल होता है कि वो होता है मतलब मशीन के पावरफुल, यानी जनरेशन G4 जनरेशन। जैसे 2G, 3G, 4G, 5G। तो 5G यानी 5th जनरेशन। तो ये है M3, यानी मशीन का ये 3rd जनरेशन है। आगे और भी आ सकता है। यहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे वो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आएगा, प्रशासनिक क्षेत्र से आएगा, ब्यूरोक्रेट से आएगा, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का चाहे केंद्र लोक सेवा आयोग का। आगे है लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार है कौन सा चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव। लोकतंत्र का ध्येय क्या है? चुनाव। जब जनता चुनाव में भाग लेगी, मतलब जिस भी देश में चुनाव हो रहा है, यानी वो देश है लोकतांत्रिक राष्ट्र। कोई भी देश लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा जब वहां क्या हो रहा हो? चुनाव हो। और चुनाव भी कैसा? जिसमें जनता की भागीदारी हो, प्रत्यक्ष चुनाव। तो लोकतंत्र का ध्येय क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन नीचे दिया रहेगा। तो प्रत्यक्ष चुनाव डीप क्वेश्चन गया तो लोकतंत्र का ध्येय होगा एक तो पहले चुनाव हो गया, ऊपर से चुनाव कैसा? प्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र का ध्येय है। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का शासन। भारत को लोकतंत्र क्यों कहेंगे? ये डिसाइड, क्योंकि जनता यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा बनाया जाता है। भारत की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में, इसीलिए भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति भी निर्वाचित होके आता है। यही बुक में लिखा हुआ होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है सबसे बड़ा पद, वो भी क्या होता है? चुनाव लड़ करके आता है। ऐसे नहीं, राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत चलता है। और यहाँ राष्ट्रपति का कोई ठिकाना नहीं है। जब फिर अगला चुनाव होगा कौन बनेगा डिसाइड नहीं है। भारत में एक ही राष्ट्रपति है जो 2 कार्यकाल रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में भी 4 सदस्य है, इससे पहले 1 सदस्य था। हो गया। बैक करते हैं, जिसको उतारना है उतार। क्या अभी कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त न सुकुमार सेन तो पहले था। ज्ञानेंद्र कुमार लिख लो, पैरेंट अफेयर हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जो थे ना पहले थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बोले? ज्ञानेंद्र कुमार, और पहले थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद 6 to 8 में पॉलिटी में।
हाँ 1982 समथिंग। लूसेंट खोले हो क्या? ज्ञानेश, ज्ञानेश, चलो ज्ञानेश। ये सब अटपटा सा क्वेश्चन खूब आता है। मुख्य निर्वाचन आयोग बड़ा पद है, लेकिन हम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फोटो युक्त पहचान पत्र निर्वाचन आयोग जो जोड़ा 1993, फोटो युक्त पहचान पत्र। ऊपर चीज़ें याद होनी चाहिए कि वक्त पर क्वेश्चन अगर हार्ड भी आ गया तो क्वेश्चन इलिमिनेटिंग हो सके, बस और कुछ नहीं तो क्वेश्चन ऊपर ही आता है। पहले तो यही हल्का सा आ जाएगा कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 324। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है। और अब जब एग्जामिनर को लगे कि कोई नहीं बना पाए तब वो जुल्म करता है, नहीं तो पहले ऊपर पूछता है। सारे एग्जाम हम देखते हैं ज़्यादातर निर्वाचन आयोग का गठन 324 कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग हो गया। अब है संघ लोक सेवा आयोग। देखो, आयोग है सरकार की संस्थाएं। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, यहाँ पे बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग होगी। संघ से संबंधित सारे मुद्दों का निर्वहन संघ लोक सेवा आयोग करेगी। संघ, यहाँ पे संघ प्लस राज्य, कड़ी का कार्य। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, संघ एवं राज्य में कड़ी का काम करेगी। यानी मान लेते हैं कि ये है हमारा राज्य और ये है हमारा केंद्र, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है? इन दोनों के बीच प्लस का काम करता है कि रिलेशन खराब ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए ब्यूरोक्रेट्स राज्य में पदस्थापित किए जाते हैं। सरकार केंद्र से पैसा देती है, लेकिन काम कहाँ करता है? राज्य सरकार के लिए। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण राज्यपाल और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से रखते हैं। इसीलिए जो आईएएस अधिकारी है वो राज्य पर पूरा दबदबा रखता है, क्योंकि वो नियुक्त कहाँ से किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। उसको हटाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, मगर पद से हटा नहीं सकता मुख्यमंत्री, क्योंकि वो किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और उस पर भी सेम है, लंबी प्रोसेस होगी। अपराध सिद्ध करना होगा। दोष कदाचार के आधार पर ही किसी व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है, या अयोग्यता के आधार पर। और किसी व्यक्ति का एग्जाम यूपीएससी लिया और उसकी अयोग्यता का निर्धारण कैसे करोगे? फिर कहेगा ये अयोग्य है, तो फिर किसको जवाब देना पड़ेगा? यूपीएससी को। या तो वो भ्रष्टाचारी की होगी तब तो अयोग्य लोग आया। तो इसीलिए यूपीएससी के अधिकारी को अयोग्यता के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। किसी व्यक्ति को दो तरीके से हटाया जा सकता है, एक है महाभियोग, दूसरी है अक्षमता। जैसे मास्टर कोई बन गया तो हो सकता है कि मास्टर में भ्रष्टाचारी के कारण अक्षम लोग पहुंच गए शिक्षा में, लेकिन अब यूपीएससी से कोई अक्षम लोग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए अक्षमता के आधार पे वहाँ अधिकारी को हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पे हटाया जा सकता। इसीलिए वो लोग और भी स्वतंत्र है, क्योंकि अगर उसको अक्षमता के आधार पर हटाएगी तो सक्षमता कम किसकी होगी? यूपीएससी की। संघ लोक सेवा आयोग 315 में संघ एवं राज्य के बीच में ब्यूरोक्रेट से काम करेगा, जो राष्ट्रपति के अधीन होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं। इसीलिए इसका जो नियुक्ति है, नियुक्ति और शपथ दोनों कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति व शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। 315 संघ एवं राज्य के कड़ी के रूप में काम करेगा ब्यूरोक्रेट। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी सेम 65 साल या 6 साल इसका जो एज होता है, यानी अवधि, कार्यकाल 6 साल या 62 साल की एज तक
संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कार्यकाल होगा। संघ लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा पद है संघ लोक सेवा का भारत सरकार सचिव। लोक सेवा का सर्वश्रेष्ठ पद यानी कोई भी व्यक्ति सबसे ऊपर पदस्थापित होगा तो सबसे ऊंचा पद जो ब्यूरोक्रेट्स का है उसको बोलते हैं भारत सरकार सचिव। यानी कि कोई भी मंत्री होता है, सबसे मंत्री हो गया, मंत्रालय जिसको मिला, और वो मंत्रालय किसके हाथ में होता है? सचिव के हाथ में। कि कोई शिक्षा सचिव है, कोई रोजगार सचिव है, कोई व्यापार सचिव है, कोई व्यापार मंत्री है, तो मंत्री का क्या है? दिखाने के दांत है, लेकिन काम कौन करता है? सचिव। तो यही होता है भारत सरकार सचिव। प्रधानमंत्री के पर्सनल सचिव होते हैं। तो यहाँ पे वही हो गया, संघ लोक सेवा आयोग 315 संघ एवं राज्य के बीच कड़ी के रूप में काम करेगी। राष्ट्रपति 2 चीजें नियुक्ति शपथ दिलाएगा। कार्यकाल 65 साल या 6 साल। संघ लोक सेवा का सर्वश्रेष्ठ पद क्या है? भारत सरकार सचिव। भारत सरकार सबसे बड़ा पद है कौन? संघ लोक सेवा आयोग का भारत सरकार सचिव। इससे ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, यही रिटायर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा पद सचिव का, भारत सरकार सचिव। कोई व्यक्ति जब IAS बनता है तो उसका सपना क्या होता है? भारत सरकार सचिव का। और ये डिपेंड करता है वो कितना एज में उसका सर्विस लगा है। क्योंकि अगर 25 साल के एज में सर्विस है, 25 से 30, तो भारत सरकार सचिव बनोगे, नहीं तो नहीं, उससे पहले ही रिटायर हो जाओगे। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी कब तक कार्य करेगा? 65 साल तक। और राज्य लोक सेवा आयोग 62 साल। तो 65 पहले पुर गया, क्योंकि 30-35 साल की सर्विस रहेगी, तब तो धीरे धीरे अपग्रेड हो गए। 5 साल में DMA बनता है। अब DM बनोगे, 10 साल DM के पोस्ट पर काम करोगे, 15 साल काम करोगे, फिर धीरे धीरे विभाग बदली होगा, तब ऊपर जाओगे। तो 30-35 साल लग जाते हैं भारत सरकार सचिव बनते बनते। अब यहाँ पे है, फिर इसका हो गया कि अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रट्टा लगा लेना, लिख लेना, यहाँ पे ऐसे खाली रख दिया कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद कितना में है? 315 में। संघ लोक सेवा आयोग करता क्या है? संघ एवं राज्य के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। यहीं पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्य अपने अधीनस्थ मंत्रियों एवं सदस्यों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति कोई काम नहीं करता, या तो नेता करता है या तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। और क्या है कि यहाँ पे जितने भी कार्य हैं, जैसे संविधान बनाया गया, तो संविधान में जो भी कानून बनाए गए, ये कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? ब्यूरोक्रेट्स। यही यानी प्रशासन, या तो पुलिस करवाएगी या तो प्रशासनिक क्षेत्र का अधर अधिकारी करवाएगा। हेलमेट कौन चेक करेगा? नेता करेगा क्या? राष्ट्रपति करेगा? नहीं करेगा। तो यही करेगा। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी या पदाधिकारी। तो राष्ट्रपति अपने सारे कार्य कैसे करता है? अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से। तो यही हो गया अधीनस्थ पदाधिकारी। जैसे पदाधिकारी, अब कोई बोलेगा कि क्या निर्वाचन आयोग पदाधिकारी है राष्ट्रपति का? हाँ, निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। इसलिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना, क्या करवाया गया? अप्रत्यक्ष तरीके से करवाया गया। राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए 2 काम राष्ट्रपति का विवादास्पद हो जाता है। एक है मुख्य न्यायाधीश का शपथ। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, जबकि वो खुद इसको शपथ दिलाता है, एक दूसरे को दिलाता है। वो एक स्वतंत्र बॉडी है। दूसरी चीज है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, जो निर्वाचन आयोग खुद राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। बहुत सारी बात हो जाती है कि मतलब आप क्या, दोनों का पद लगभग क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। फिर बात आ जाएगी कि कोई ऐसा आदमी, तब क्या करोगे? मौलवी मौलाना से दिलवाओगे शपथ? तो यही बात हो जाती है कि सबसे बड़ा पद है, लेकिन उसको, यही है लोकतंत्र की विचारधाराएं कि जो सबसे बड़ा पद है उसको भी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो राष्ट्रपति क्या होता है कि जब भी अगर पद में गड़बड़ी आएगी तो उससे पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री होता है सबसे पहले कंट्रोल किस पर करता है? राष्ट्रपति पर। भारत में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है कि राष्ट्रपति वही बना जो प्रधानमंत्री जिसकी सरकार है वही बनाता है। द्रौपदी मुर्मू किसके हाथ पे नाचती है? नरेंद्र मोदी के। और राष्ट्रपति के बल पे वो सारा कार्य करती है। राष्ट्रपति के बल पे वो क्या हो गया?
प्रधानमंत्री सारा कार्य कैसे करेगा? शपथ दिलाता है किसको? सलाम मांगने की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को 143। अब वहाँ से फिर राष्ट्रपति के बल पे वो क्या करता है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग हो गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया। सारे चीज किसके अधीन आते हैं? राष्ट्रपति के। और प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेता है। इसीलिए वोट चोरी हुई है, ऑनलाइन है। ऐसा क्या होता है कि क्लास में बोले गए कोई भी शब्द न्यायालय में मान्य नहीं होते। शिक्षक को ये आज़ादी है संविधान में कि अगर हम क्लास में कुछ भी बोल दिए तो न्यायालय में कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि क्लास के धुन में आदमी क्या बोल देगा नहीं बोल देगा हमको खुद ही याद नहीं रहता। बाहर में कहोगे आप क्या बोले थे, बोलिए जरा फिर से, तो क्या बोल दिए क्या मुंह से छूट गया धुन में, पता चलता है क्या? नहीं। इसलिए क्लास से संबंधित कोई विवाद न्यायालय में नहीं जाएगा। इसलिए जो बोलना है पढ़ाते हुए बोलो, क्योंकि कंटेंट है ना हमारे पास, हम कर क्या रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। एक चीज और मेंशन यहाँ पे हम कर देते हैं, ये क्वेश्चन बना था दरोगा वाले में, उस बार दरोगा पीटी दिए थे हम। संघ लोक सेवा आयोग है ना। संघ लोक सेवा आयोग सबसे पहले क्या किया गया? विधि आयोग के द्वारा सिफारिश की गई 1924 ईस्वी में। विधि आयोग 1924 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सिफारिश किया कि देखिए लोक सेवा आयोग होने चाहिए भारत के लिए भी। तब विधि आयोग के सिफारिश पर 1924 में क्या किया गया कि जो सिफारिश की गई तो 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया है? 1926 में। आजाद भारत कब हुआ? 1947। तो इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के गठन का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। भारत में निर्वाचन आयोग के गठन का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। भारत में जनगणना का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। नाम सुने होंगे कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ। भारत में शिक्षा का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। अगर भारत में अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत में आयोग नहीं होता। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। तो यहाँ पे जितना भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से सारा उठा लिया, डिट्टो कॉपी है। तो अंग्रेज भारत आए, गुलाम तो बनाया पर हमको व्यवस्थित करके गया। इसीलिए उन लोग बोलता है कि हम भारत को सभ्य बनाए। सभ्य का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना का तरीका सिखाया, क्योंकि खाना पीना ये सारी चीज़ें अपनी संस्कृति से लोग सीखता है। कि कहीं लोग चम्मच से खाता है तो कहीं हाथ से खाता है, ये बुराई थोड़ी है, वो उसकी संस्कृति है। लेकिन सभ्य कैसे बनाया? हमारे यहाँ कानून अमान्य थे, हमारे यहाँ जगह जगह पे कानून बदल जाता था। इतने राजा एक देश में था कि सबका अलग अलग कानून था, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, अपने में लड़ते रहते थे। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही कानून बनाई, कोई उसका विरोधी नहीं। इसीलिए जब हम आज़ाद हुए तो सबसे पहले भारत का एकीकरण किए ताकि भारत के कानून का खंडन ना हो। और 370 लगा के बैठ गया जम्मू कश्मीर, जिससे कानून एक हुआ। क्या? कानून की एकरूपता, कानून के समक्ष समानता, विधि का शासन, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और भारत का अंग है। इसलिए यहाँ से क्या हुआ कि भारत का एकीकरण हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के संरक्षण में। हाँ हेलो क्लास में। तो क्या हो गया कि यही हो गया। तो कोई भी देश, कोई भी कानून जो होता है उसको सुचारू रूप से चलाने का जो तरीका सिखाया वो चलाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग बनाई गई थी। और संघ लोक सेवा आयोग देन किसकी है? अंग्रेजों की। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की? विधि आयोग ने। कब की? 1924 में। ये लूसेंट का लाइन है कि 1924 में विधि आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की और गठन किया गया 1926। कभी कभी आता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस सरकार अधिनियम से किया गया? 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से। यहाँ पे कॉमन सेंस वाला बात हो जाता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 19 में आया था, उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं। तो इसका जो आधार है वो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में ही क्या किया गया कि यहाँ पे प्रांत में द्वैत शासन लगाए गए। प्रांत में द्वैत शासन का मतलब था सरकार और सरकार आम जनता। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया जिला कलेक्टर को।
जिला कलेक्टर का गठन पहले कर दिया गया था। तो यही जो जिला कलेक्टर है, ये जिला कलेक्टर आया कहां से? संघ लोक सेवा आयोग से। और इससे पहले एग्जाम होता था ICS, उसको बदल के कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। भारत में 2 व्यक्ति थे, एक था सुभाष चंद्र बोस और दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो ICS की परीक्षा पास किया था। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आधार बना संघ लोक सेवा आयोग का। विधि आयोग सिफारिश किया था 1924 में पूरी तरीके से। इससे पहले बात हो रही थी कि संघ लोक सेवा आयोग होने चाहिए, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग से यहाँ पर सबसे बड़ा खराबी क्या हो जाता कि जो वंशानुगत जो पद था वो समाप्त हो जाता। वंशानुगत पद क्या कि बड़े अधिकारी जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, वो अपने भाई, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को सत्ता में घुसा देता था। लेकिन अगर संघ लोक सेवा आयोग करने लगेगी तो वंशानुगत पद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, एग्जाम फेस करना पड़ जाएगा। आज कोई बाप को अगर बेटा बोले कि हम भी IAS बनेंगे, पॉसिबल है? कहेगा चलो ठीक है, चलो कल से। तो उसको क्या करना पड़ेगा? संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग के पीछे लोग पड़े हुए थे, क्योंकि अब यहाँ क्या हो जाएगा? पद पे जाने का एक मानक निर्धारण हो जाएगा। 1926 में गठन किया गया संघ लोक सेवा आयोग का, और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 315 आर्टिकल के तहत। और नए कुछ मिले कि कब दिया गया? 1950 आसपास, क्योंकि देश ही आजाद 47 में, वो आत्मनिर्भर हुए होंगे तभी तो दिए होंगे ना। तो संवैधानिक दर्जा सरकार, जब संविधान बनेगा तब ना संवैधानिक दर्जा देंगे। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान ही लागू हुआ, तो समथिंग है 50 के आसपास दिए होंगे, 50 दिए होंगे, 51 दिए होंगे, गेसिंग करके चलते हैं कि जो भी हमारी जो बॉडी है उसको कब दिए मान्यता? 50 के आसपास। या तो फिर अगर जो ऑप्शन 50 ना रहे तो गेसिंग होता है कि 51-52 में तो चुनाव हुआ, शायद चुनाव के बाद दिया होगा, 53, 54, 55 में, ऐसे ही गेसिंग करके, क्योंकि गेसिंग पे ही आपके क्वेश्चन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सही होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग 315 संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन इसका गठन कौन करके गया था? अंग्रेज। संवैधानिक दर्जा दिया तो ये भारत की संवैधानिक संस्था हो गई। जब तक नहीं दिए थे तो ये भारत की संस्था तो थी। गठन तो कब हो गया था? 1926 में। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में होगा 1953 में, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या बोला था कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा ICS की भारत में करवाना शुरू किया। ICS की प्रतियोगिता परीक्षा भारत में भी होने लगी लॉर्ड डलहौजी के काल में। समथम है, भारत के लोग उसमें शामिल होने लगे 1853 में। ये बात किसकी है? ICS की। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में, 1853 में ही लॉर्ड डलहौजी चलाया ना मुंबई से थाने ट्रेन 34 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1826 में गठन किया गया इसका संघ लोक सेवा आयोग। ये जो नाम भी है संघ लोक सेवा आयोग, ये कौन दिया था? अंग्रेजों ने। तो संघ लोक सेवा आयोग नाम अंग्रेजों ने दिया, बाद में इसका ICS से बदल करके नाम क्या कर दिया गया था? संघ लोक सेवा आयोग। गठन किया गया 1926 में, सिफारिश की थी विधि आयोग 1924। अब विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1835। और पहले विधि आयोग के अधिकारी बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को विधि अधिकारी का अध्यक्ष बनाया गया, और ये आने के बाद अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने लगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले। और ये 1835 में ही अंग्रेजी शिक्षा बनाया, और ये जो भारत आया था विधि अधिकारी के सदस्य के रूप में आया था। और विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1835। इसी ने सिफारिश की किसकी? संघ लोक सेवा आयोग की 1926 में। अपने हिसाब से जहां पे एडजस्ट करना है कर लो। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी बनने के लिए जो एज लिमिटेशन है, एज लिमिटेशन यहाँ पर भी है, मिनिमम 21 साल। अब निर्वाचन आयोग में एक पॉइंट छूट गया कि निर्वाचन आयोग पहले क्या था? 21 साल तक वोट दे सकते हो, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन से ये पारित किया गया कि 21 से घटा के वर्ष कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन हम आपको कहीं पे नहीं लिखाए हैं तो यहाँ लिखा देते हैं।
निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पे निर्वाचन आयोग में दो काम किया गया है कि निर्वाचन के लिए 61वां संविधान का संबंध है, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आया 1989 में। वोट का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। और इसी तरीके से निर्वाचन आयोग बार बार चुनाव का बोझ न पड़े, सरकार न गिर जाए, दल बदल कानून को निर्वाचन आयोग ही निरस्त करने का प्रयास किया। निर्वाचन आयोग 52वां संविधान संशोधन 1985 में बोला कि दल बदल करने पर पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दल बदल का संबंध कौन से संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। निर्वाचन के लिए जो उम्र घटा करके करा गया 61वां संविधान संशोधन, 21 से घटा के 18 वर्ष। दूसरा है कि जो पार्टियों को जो अधिकार देगा, सारी पार्टियों को, वो कौन देगा? निर्वाचन आयोग। भारत में कई पार्टियां हैं जिसको निर्वाचन आयोग का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे एक बात और है कि कोई भी विधानसभा की पार्टियां को राज्य पार्टी का दर्जा मिलेगा अगर वो कुल वोट का 6% लेके आती है। कुल वोट का अगर वो 6% लाती है तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल वोटों का कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 6%। यानी इसका मतलब है 243 विधानसभा के क्षेत्र हैं, 243 का 6%, 6 चौके 24 हो गया। समथिंग कितना हो जाएगा? 24 हो गया। 40 रख लेते हैं, 6 चौके 24 हो गया ना, 240। तो लगभग 40 सीट लाना पड़ेगा। यही हुआ कि नहीं हुआ? 6 चौके 24, यही तो हो गया। 6 देखो, ये 6% निकाल, ये हटाओ, 243 का 6%, 243 का 6%, तो 6% अगर निकालना पड़ेगा तो माने कि 243 का x बराबर 6%, ऐसे निकालते हैं ना, x बराबर 6%। तो 243 का x% बराबर 6, तो 243 x बाय 100 बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 243x बराबर हो गया 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटे 243। ये हो गया कि कितनी सीटें होंगी। अब ये हो गया मैथमेटिक्स। लगभग कितनी सीटें हो जाएगी? 3 से 4 सीटें। हाँ, 3 से 4 सीटें हो जाएंगी कि 6% हुआ ना 243 का। अब दूसरा है कि निर्वाचन आयोग यहाँ पे डिसाइड किया है कि कोई भी चुनाव जीत के आओ, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनेगा। यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं। ये नहीं कि लोगों का पैसा है, सबको बड़ा बड़ा पद दे दिए, मंत्री बना दिए कि 243 सीट है विधानसभा में और मंत्री बना दिए 243 का 243। कोई को गिनौड़ा मंत्री, कोई को गाछ मंत्री, कोई को रोड मंत्री, कोई को किवाड़ी मंत्री, जो मन किया वो बना दिए। प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए सब बन गया, लेकिन आप जानते हो उसकी सुविधाएं, भत्ताएं सारी बढ़ा दी जाएगी। दूसरी चीज़ें हैं, मंत्रालय के लिए फिर मार होने लगेगा। इसलिए यहाँ पे सरकार निर्वाचन आयोग पहले डिसाइड कर चुकी है। और दूसरा ये भी कह दिया गया है कि कोई भी अपनी मनमर्जी से सीट नहीं बढ़ा सकते। ये नहीं कि अब 243 ही है, 243 ही सीट है, मनमर्जी से सीट बढ़ा लिए, 500 सीट कर लिए, 600 सीट कर लिए, ऐसा नहीं कर सकते। 1973 में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया था और ये 2026 तक सीट समान रहेगा। अब जो सीट बढ़ेगी या घटेगी, कब बढ़ेगी? 2026 में फिर से अमेंडमेंट लाया जाएगा। तो ये हो गया निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश कि अगर 243, अभी जो मान लेते हैं कि जो भी सीटें तय हैं, 250 है राज्यसभा में, तो 250 सीट 2026 में भी रहेगा। 1973 में भी कितना था? 250। 74 में भी, 75 में भी, 76 में भी, 2000 में भी, 2012 में भी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे है कुछ पार्टियां जिसको पार्टी घोषित किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी 1980,
भारतीय जनता पार्टी, जिसको क्या बोलते हैं, बीजेपी, और इसका है छाप कमल। हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में। दूसरा है कि दूसरा कांग्रेस तो सिंपल है 1885 कि कांग्रेस तो 1885 से। आम आदमी पार्टी 2012, आम आदमी पार्टी हो गया 2012। फिर हो गया आरजेडी जदयू, ढेर नहीं रटना है, आरजेडी और जदयू। आरजेडी और जदयू को समथिंग मिला 2003 समथिंग, कितना मिला है, 2003 में मिला है आरजेडी की जदयू। आरजेडी को आर समथिंग 2000 के आसपास, कंफर्म कर लो। 1997 आरजेडी, 2003 जदयू। इसीलिए जानते हो एग्जाम आसान है, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है ना। वहाँ पे दिमाग क्या होता है कि अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज है ना, क्वेश्चन एलिमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन भी देता है ना, तो कोई ना कोई पार्टी का ऑप्शन देता है। ये नहीं कि मन मर्जी 2012 डाल दिया, 2001 डाल दिया। तो क्या होता है, एकदम रिलेवेंट होते हैं एग्जाम।